जय हिंद दोस्तों, मैं अवधेश सर अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट साइंस बक्सर ऑफिशियल की तरफ से धन्यवाद। साथियों, आप सबों के बीच जो है आज ऑडियो के माध्यम से क्लास 10वीं के विज्ञान पाठ 3 से पाठ का नाम है धातु और अधातु। तो धातु और अधातु पाठ से जो है आपको आज क्वेश्चन आंसर आपको करा रहे हैं। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, यदि सदस्य नहीं बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को दबाते हुए लाइक कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए विलंब न करते हुए चलते हैं पहले क्वेश्चन के पास क्योंकि आपको केवल क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहे हैं। तो देखिए क्या कहता है कि ऐसे धातु का उदाहरण दीजिए जो, यानी ऐसे धातु का, ऐसे मेटल का उदाहरण देना है जो कमरे के ताप पर द्रव होती हो, जो भी कहता है कि जो चाकू से आसानी से काटा जा सकता हो, जो ऊष्मा का सबसे अच्छी चालक मानी जाती है और ऊष्मा का कुचालक होती है। ये 4 प्रकार के धातुओं के बारे में पढ़ना है, आंसर लिखना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि धातु किसे कहते हैं। तो धातु का परिभाषा आप लिख लीजिए कि वैसे तत्व जो विद्युत का सुचालक हो, जो आघात्य बाध्य हो, जिनमें तन्यता मुलायम प्रदर्शित करती हो, जो विद्युत का सुचालक हो, जिसमें चमक हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं धातु। उसे क्या कहते हैं? धातु। और इसके ठीक उल्टा विपरीत चलेंगे अधातु के बारे में कि अधातु किसे कहते हैं। तो वैसी वस्तु या पदार्थ या तत्व जो विद्युत का कुचालक हो, जिसमें आघात्य बाध्य न हो, जिसमें मुलायम तन्यता को प्रदर्शित नहीं करती है, जिसमें चमक नहीं होता हो, उसे हम कहते हैं अधातु। इसके पहले लगा देंगे तो ये हो जाएगा अधातु। तो देख लिए अपने धातु और अधातु। तो धातु जैसे हो गया लोहा, Fe लोहा, तो ये क्या हो गया? धातु हो गया। और अधातु जैसे कि Pb शीशा, इस तरह से यह हो जाता है अधातु। अब देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर, देखिए कहता है कि ऐसे धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव होती हो, यानी न्यूनतम ताप पर वैसे धातु का नाम लिखना है कि जो न्यूनतम ताप पर क्या होती हो? द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो उसका नाम होता है मरकरी। उसको क्या कहते हैं? मरकरी। यानी मरकरी जो है कमरे के ताप पर, यानी न्यूनतम ताप पर द्रव अवस्था में ही रहती है। दूसरा कहता है कि उसे चाकू से आसानी से काटा जा सके। कौन ऐसी धातु है जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है? तो देखिए बी का उत्तर आपका नीचे है कि सोडियम, लिथियम और पोटेशियम 3 प्रकार के धातु होती है जो क्या कहते हैं, इसको आसानी से चाकू से काट सकते हैं। जैसे सोडियम है, क्योंकि सोडियम को केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है ना, आप जानते हैं। तो सोडियम हो गया, आपको चाकू से काट सकते हैं, लिथियम काट सकते हैं, पोटेशियम काट सकते हैं। ठीक। अब तीसरा सी क्या कहता है? सी कहता है कि यह ऊष्मा का सबसे अच्छी चालक मानी जाती है, यानी ऊष्मा का सुचालक सबसे अधिक उसमें विद्युत धारा प्रवाहित सुगमता से होती है, अच्छी रूप से। तो वह होता है चांदी, जिसको कहते हैं सिल्वर तथा कापर। ये 2 ऐसी धातुएं हैं जो ऊष्मा का जो है सुचालक अच्छी मानी जाती है। ये इसमें जो है सुचालक अच्छी रूप से होती है। चौथा क्या कहता है कि जो ऊष्मा का कुचालक होती है, जिसमें ऊष्मा प्रवाहित नहीं होती है, तो वो क्या है? लेड और मरकरी। लेड और मरकरी, इसमें ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है, यह कुचालक होते हैं। ठीक है, ऐसी धातुएं। चलिए अगला देखते हैं क्या कहता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि आघात बाध्य तथा तन्य का अर्थ बताइए। आघात बाध्य तथा तन्य का अर्थ बताइए। तो क्या कहता है कि उत्तर इसका देखिए, उत्तर क्या कहता है कि कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जाता है। जैसे सोना है ना, सोना को पीटते पीटते पतला आप बना लेते हैं, गहना बन जाता है। तो ऐसी धातुएं जैसे कि लोहा है, लोहा का खुरपी बना देते हैं, गणासा बना देते हैं, हथौड़ा बना देते हैं। ये ऐसे जो है उसको पीट करके जो है चादर के रूप में, जैसे दरवाज़ा आप देखते हैं, गेट वगैरह बनता है तो उस पर लोहे की परत जो है ओल्डिंग की जाती है, तो वह क्या है? लोहे की चादर है। तो ऐसा कहता है कि कुछ धातुओं के पीट कर पतली चादर बनाया जाता है।
इस गुण धर्म को आघात्य वर्ध कहते हैं, यानी उस धातु पर यदि हथौड़ा से प्रहार करेंगे तो वह धातु क्या होगी, टूटेगी नहीं, फैल जाएगी, तो उसको कहते हैं आघात्य वर्ध, यानी उसको सहन क्षमता होती है क्या, किसका, आघात का। तो कुछ धातुओं को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को भी तन्यता कहते हैं। कुछ पतला तार, जैसे सोना है तो सोने के तार को खींचिएगा तो पतला जो है तार के अनुसार जो है बढ़ जाएगा। तो इस तरह से कहता है कि तन्यता मतलब कि जिसमें मुलायमपन, लचीलापन हो, उसको खींचेंगे तो तार की तरह जो है बिल्कुल जो है बढ़ता जाएगा। और आघात वर्ध मतलब कि जिस पर हथौड़ा से प्रहार करेंगे तो हथौड़ा से पीटेंगे तो वह क्या होगा, वह धातुएं टूटेगी नहीं, तो वही होता है आघात वर्ध और तन्य। चलिए अगला देखिए क्या कहता है कि सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। देखिए आ गया ना क्वेश्चन कि सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। तो सोडियम जो है केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है, कारण क्या है ये पूछ रहा है। तो कहता है कि सोडियम और पोटेशियम अत्यधिक क्रियाशील धातु है। यह ऐसी धातु है, ऐसी तत्व है जो बहुत ही अभिक्रियाशील होती है। इसको खुले वातावरण में रखेंगे सोडियम को तो यह जो है अभिक्रिया से करने लगेगी, तो वायु के साथ अभिक्रिया कर आसानी से आग पकड़ लेते हैं। यानी सोडियम जो है वायु के साथ, ऑक्सीजन के साथ संपर्क में जैसा ही आएगा तो इसमें आग पकड़ लेता है, इसलिए सोडियम को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है, केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला कहता है कि इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। किसके लिए, भाप के साथ आयरन, भाप के साथ आयरन, जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम। तो भाप के साथ आयरन, तो अब देखिए H2O भाप हो गया और आयरन Fe दोनों को मिलाते हैं तो यह क्या बनता है, Fe2O4, Fe2O4 ये बन गया ना। तो इसको कहते हैं क्या बोलते हैं, आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। जैसे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइटाइट, ये लोहा का अयस्क है ना जो आपको पिछले वीडियो में दिए हैं। तो यह जो है इसका समीकरण दे देना, यानी वह भाप से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है उसको जो है समीकरण दे देना है, और हाइड्रोजन गैस जो है लिक्विड के रूप में उड़ जाता है। अब क्या कहता है कि जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम, यानी जल के साथ, तो कैल्शियम और पोटेशियम को दोनों को अभिक्रिया कराएंगे तो जल के साथ कैल्शियम को Ca, तो Ca को अभिक्रिया कराएंगे जल के साथ तो ये क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम को अभिक्रिया कराएंगे किससे, जल के साथ, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा। तो देखिए एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर दे दिया है कि क्या बनेगा, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है, निकल जाती है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि ABCMD 4 धातुओं के नमूनों को लेकर एक करके निम्न विलयन में डाला गया। यानी ABCD 4 गो धातुओं को लेकर के किसी विलयन में एक एक करके डाला गया। प्राप्त परिणाम के निम्न प्रकार से सारणीबद्ध दिया गया है। तो देखिए क्या दिया गया है, तो अब यहीं पर देखिए कि इस सारणी का उपयोग कर धातु A, B, C, D के संबंध में निम्न प्रश्नों को उत्तर दीजिए। किसी धातु को विलयन में डालते हैं तो क्या कहता है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है, तो सोडियम है। धातु B को कापर, मान लें कि धातु B को कापर सल्फेट के विलयन में डाला जाए तो क्या होगा, यानी धातु B को सल्फेट के विलयन में डाला जाए तो क्या होगा, तो धातुएं जो है सल्फेट से अभिक्रिया कर क्या कर लेती है, लवण बना लेती है। तो धातु अगला देखिए क्या कहता है कि धातुएं A, B, C और D को अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब व्यवस्थित कर दीजिए तो उसमें जो है जैसे लोहा को डाल दीजिए, तांबा को डाल दीजिए, एल्युमिनियम को डाल दीजिए और किसी एक और धातु को ले लीजिए, पोटेशियम। तो इस तरह से उसको डालिएगा तो वह क्या होगा, लोहा जो है जल से अभिक्रिया कर क्या बना लेता है, आयरन ऑक्साइड बना लेता है। उसी तरह से सोडियम भी बना लेगा, कापर भी बना लेगा, क्या बोलते हैं, कापर ऑक्साइड। कैल्शियम को डालेंगे तो वह दूधिया कलर का हो जाता है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो विलयन मतलब क्या होता है कि उसमें जो है H2O की मात्रा होती है, जल की मात्रा
होगी ही होगी। तो इस तरह से उसको बिलियन में डाल कर एक एक बारी बारी से, यानी आप सीधा समझिए कि यह क्या पूछ रहा है, गुण पूछ रहा है धातुओं के बारे में, यानी रासायनिक अभिक्रिया के अनुसार रासायनिक गुण धातु के और रासायनिक गुण अधातु के दोनों के बारे में पूछ रहा है। तो चलिए आपको आगे जो है विस्तृत इसके बारे में बताएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं कि अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है। अब देखिए अभिक्रियाशील धातु आ गया ना, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, साथ ही तनु H2SO4 यानी हाइड्रोजन सल्फेट, यानी इसको कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक अभिक्रिया लिखिए तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, हाइड्रोजन गैस। तो अब देखिए लोहा को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो आयरन सल्फेट बन गया ना, और हाइड्रोजन गैस जो है उत्सर्जित होती है। तो इसी तरह से आपको जो है इसका आप समझ जाइएगा कि जब धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो आयरन सल्फेट बनता है, आयरन सल्फेट बन गया और हाइड्रोजन गैस जो है मुक्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है, इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। 10 क्लास में आपको अधिक से अधिक रासायनिक अभिक्रिया ही लिखना है, उसका समीकरण देखिए। तो जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो आयरन को क्या करता है, वह जो है विस्थापित कर देता है, हटा देता है। जिंक को आयरन सल्फेट में डालते हैं तो अब विस्थापित कर देता है किसको, आयरन को। तो आयरन को विस्थापित कर देगा तो यह लोहा क्या हो जाएगा, FeSO4 आयरन सल्फेट। कहता ना कि जिंक को आयरन सल्फेट से, तो आयरन सल्फेट से जैसा ही अभिक्रिया कराएंगे जिंक को तो यह जिंक जो है सल्फेट से अभिक्रिया कर लेगा और लोहा को विस्थापित कर देगा। तो अब ये बन जाएगा जिंक सल्फेट, ZnSO4, ये बन जाएगा जिंक सल्फेट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है आपको बता दिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन आपको यहीं पर बता दिए हैं, वही चीज़ है, जिंक सल्फेट बनता है और आयरन को जो है लोहा को जो है विस्थापित कर देता है। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला क्या कहता है कि सोडियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के दौरान Na2O सोडियम ऑक्साइड एवं जल का निर्माण दर्शाइए। अब कहता है कि इन यौगिकों में कौन सा आयन उपस्थित होता है, कौन सा आयन उपस्थित होता है। तो आयन के बारे में आयनिक यौगिक आपको पढ़ाएंगे तो उसमें मिलेगा। देखिए तो आयनिक यौगिक यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो आयनिक यौगिक के बारे में देखते हैं। तो आयनिक यौगिक क्या कहता है कि आयनिक यौगिक में परस्पर आयनिक आकर्षण बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होता है। इस शक्तिशाली बंध को तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः इनका गलनांक जो है उच्च होता है। कहता है कि आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है, तो इसका कारण है कि आयनिक यौगिकों को आयनिक आकर्षण बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होता है। वह इस शक्तिशाली बंधन को, इस शक्तिशाली बल को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसी कारण जो है इनका गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्या कहता है कि निम्न पदों को परिभाषित कीजिए। खनिज, अयस्क, गैंग। अब देखिए खनिज, अयस्क, गैंग। तो जमीन के अंदर से, मान लीजिए जमीन के अंदर से गड्ढे से जो भी धातु पदार्थ को खुदाई करते हैं ना, तो जो खुदाई करते हैं तो उसके दौरान कोई ठोस पदार्थ आपको मिलता है तो उस पदार्थ को कहते हैं क्या, खनिज। उसको क्या कहेंगे, खनिज। खुदाई के दौरान जो पदार्थ की प्राप्ति होती है उसे हम कहते हैं खनिज। अब कहता है कि खनिज से शुद्धिकरण यानी जो खनिज होता है ना, तो इसको जो है वात्या भट्टी में तपाते हैं। तो और तपाने के दौरान इसको शुद्धिकरण करके और जिस विधि द्वारा किसी धातु की प्राप्ति होती है, जैसे लोहा है तो धातु की प्राप्ति होती है तो उसे कहते हैं अयस्क। यानी खनिज से लोहे की प्राप्ति, किसी धातु की प्राप्ति करने की प्रक्रिया कहलाती है अयस्क। गैंग होता है कि गैंग क्या होता है, तो गैंग होता है कि क्या बोलते हैं, धातुओं के बीच अशुद्धि पदार्थ जो लगे रहते हैं तो उस अशुद्धि पदार्थ को दूर हटाने के लिए जिस केमिकल का उपयोग करते हैं, जिस पदार्थ का उपयोग करते हैं तो वह गैंग होता है। तो आपको इसको विस्तृत जो है आपको हम बताएंगे। देखिए यहाँ पर क्या कहता है कि
कहता है कि खनिज वे पदार्थ हैं जिनमें धातुएं उनके यौगिक के रूप में पाई जाती है, यौगिक के रूप में पाई जाती हैं, और जो जमीन के अंदर से खुदाई की जाती है उसे हम खनिज कहते हैं। ऐसे खनिज जिनमें धातुओं का निष्कर्षण अत्यधिक सरल और उपयुक्त होता है अयस्क कहलाते हैं। यानी जिस खनिज पदार्थ से किसी धातु की प्राप्ति की जाती है तो जिस विधि द्वारा, तो उस विधि को हम कहते हैं अयस्क। अब कहता है खनिज प्रकृति में शुद्ध रूप से प्राप्त नहीं होते हैं, उनमें उपस्थित अशुद्धियाँ को गैंग कहते हैं। यानी खनिज पदार्थ जो गड्ढे से खुदाई करते हैं, जैसे ओड़ कहते हैं, तो लोहा की खुदाई करते हैं, जैसे उड़ीसा में चले जाइएगा तो वह सब खुदाई करते हैं तो उसमें बहुत सारा मिट्टी भी लगा हुआ है, शीशा भी लगा हुआ है, लोहा भी लगा हुआ, पत्थर का टुकड़ा भी लगा हुआ, बहुत सारा उसमें लगा हुआ। तो जितने भी अशुद्धि पदार्थ होते हैं वही कहलाता है गैंग। चलिए अगला देखते हैं। दो धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। कौन है? तो सोना और प्लेटिनम। कौन सी? सोना और प्लेटिनम जो है प्रकृति अवस्था में जो है मुक्त रूप से पाई जाती है। इसमें जो है किसी प्रकार की अशुद्धि की मात्रा नहीं होती है, ये जहाँ भी रहता है ये शुद्ध ही अवस्था में रहता है। अगला देखिए क्या कहता है। अगला कहता है कि मैग्नीशियम कॉपर के धात्विक ऑक्साइडों को निम्न धातुओं के साथ गर्म किया गया किस स्थिति में विस्थापन अभिक्रिया घटित होती है? कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती है? तो सोना और प्लेटिनम और चांदी ये आसानी से संक्षारित नहीं होती है, इसका जल्दी नष्ट नहीं होता। आपको पता है कि मिश्र धातु क्या है? मिश्र धातु क्या है कि दो या दो से अधिक धातुओं को समांगी मिश्रणों को मिश्र धातु कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक धातुएं आपस में मिल जाए तो उसे कहते हैं समांगी मिश्रण, ये उसको कहते हैं मिश्र धातु। मिश्र धातु जैसे कि टंगस्टन का तार होता है उसको जो है क्या बोलते हैं, उसमें जो है सभी चीज़ मिलाकर जो है बनाया जाता है तो वह हो जाता है मिश्र धातु। चलिए देखते हैं अगला क्या कहता है। अगला कहता है कि निम्न में कौन युगल विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है? सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, आयरन सल्फेट की सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट जो है विलयन जो है क्या करता है? युगल विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है, यानी एक साथ जो है विस्थापन करता है। तो यह क्या किसका? विलयन एम का पदार्थ। चलिए सिल्वर नाइट्रेट। अगला क्या कहता है कि लोहा को फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? कौन सी विधि? ग्रीस लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक पर चढ़ाकर उपयुक्त सभी हो जाएगा। सभी को लगाकर जो है इस पर जो है आप क्या कर सकते हैं? फ्राइंग पैन को जो है जंग से बचाया जा सकता है। तो जिंक की परत भी चढ़ा करके जो है आप इसको कर सकते हैं। पेंट लगा कर भी आप कर सकते हैं। लोहे के जो फ्राइंग पैन है तो उसको जंग से बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो ग्रीसो लगा देंगे तो लोहे के सस्पेन जो क्या होता है, पैन जो है क्या बोलते हैं उसको, जंग नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन आपका उत्तर दे रहा है ऊपर के सभी, तो आप ऑप्शन में सही मारिएगा, लेकिन यहाँ पर उत्तर दे दिया गया है कि जिंक की परत चढ़ाकर। तो लोहे की फ्राइंग पैन पर जो है अधिकांशतः जो है जस्ते की परत जो है चढ़ा दी जाती है। जैसे साइकिल का हैंडल देखते हैं ना, तो साइकिल का हैंडल पर देखिएगा वो लोहे का होता है, लेकिन उस पर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है। क्यों? क्योंकि वो उस पर जंग नहीं लगता है। तो इसलिए जिंक की परत चढ़ाकर भी किया जा सकता है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्माण करती है तो यह यौगिक विलेय है। यह तत्व क्या हो सकता है? कैल्शियम हो सकता है, कार्बन हो सकता है, सिलिकॉन हो सकता है, लोहा हो सकता है। तो इसका उच्च गलनांक देखिए, तो उच्च गलनांक क्या कहता है कि जैसे लोहा है तो लोहा को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? Fe2O3 बन जाता है ना। तो इसका जो है पूछ रहा है कि किसका क्या कहता है कि निर्मित करता है? यह यौगिक विलेय है। यह यौगिक जो है विलेय है, यानी यह यौगिक जो है किसी के साथ विलेय हो जाती है। तो कहता है कि यह यौगिक विलेय है। यह तत्व क्या हो सकता है? तो कौन तत्व हो सकता है? तो लोहा। तो इसका उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है। तो उच्च गलनांक वाला तो लोहा हो जाएगा। सिलिकॉन नहीं होगा, कार्बन, कैल्शियम को भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यह कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा Ca। तो यह हो जाएगा उत्तर आपका कैल्शियम दिया है लेकिन उच्च गलनांक दिया है तो इसका आंसर जो है आप मारिएगा Fe लोहा इसमें दिया है, लोहा दिया है, डी नंबर ऑप्शन।
चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या क्वेश्चन कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि खाद्य पदार्थ के वेक डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन की लेप होता है, क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक अत्यधिक अभिक्रियाशील होता है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या कहता है कि आपको एक हथौड़ा, बैटरी, बल्ब, तार एवं स्विच दिया गया। इनका उपयोग कर धातु एवं अधातुओं के नमूनों के बीच आप विभेद कैसे ज्ञात कर सकते हैं, यानी इसका अंतर आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अब बताइए, लोहा दे दिए तो उसमें क्या होगा, उसमें जो है विद्युत का सुचालक होगा जो धातु हो जाएगी। तो अब वही कहता है कि धातुओं और अधातुओं में विभेदन के लिए इन परीक्षणों का उपयोग का आकलन कीजिए। तो हथौड़े से पीट कर धातु की पतली चादर प्राप्त होती है, तो समझेंगे कि क्या है, वह जो है धातु है। जबकि अधातु भंगुर होती है अर्थात छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाएगी। अधातुएं जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाएगी तो वह अधातु हो जाएगी। ठीक है। विद्युत का परिपथ, सर्वप्रथम बल्ब, बैटरी तथा तार, स्विच का उपयोग कर निम्न परिपथ बनाएंगे, यानी एक श्रृंखला के रूप में जोड़ लेंगे जैसे घर में बल्ब जलाते हैं। बाद में बारी बारी से धातु और अधातुओं के दिए गए नमूनों के विद्युत परिपथ के क्लिप में लगाकर स्विच को ऑन करते हैं तो हम देखेंगे कि धातुओं की स्थिति में बल्ब जलने लगता है, जबकि अधातुओं की स्थिति में बल्ब नहीं जलता है। तो नहीं जलेगा तो वो समझ जाएंगे कि अधातु है, और जलेगा तो समझ जाएंगे कि धातु है। परीक्षण कैसे करते हैं, ज़्यादा उपयुक्त तरीका है क्योंकि ग्रेफाइट एक धातु है परंतु विद्युत का सुचालक है, इसलिए इसके साथ भी बल्ब जलने लगता है। तो आपको क्वेश्चन पूछता है कि ग्रेफाइट जो है अधातु है या धातु है, तो आप लिखेंगे कि ग्रेफाइट क्या है, धातु है। क्योंकि आप पेंसिल चलाते हैं तो पेंसिल के बीच में जो काला कार्बन आपको दिखाई देता है तो वह होता है ग्रेफाइट, और वह ग्रेफाइट जो है धातु होती है क्योंकि उसमें विद्युत का सुचालक होता है। चलिए अब क्या कहता है अगला क्वेश्चन को, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, दो उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण लिखिए। तो कहता है उत्तर इसका कि ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। यानी उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, तो वैसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं और जल बनाते हैं, तो उसे हम उभयधर्मी अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको क्या दिया है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये हो गया आपका इसका उदाहरण। अब क्या कहता है कि दो धातुओं के नाम बताइए, तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर दें तथा दो धातु ऐसे नहीं कर सकती हैं। तो मैग्नीशियम और कैल्शियम, मैग्नीशियम Mg और कैल्शियम Ca धातु है जो तनु अम्ल को हाइड्रोजन को विस्थापित कर दे। इसको दोनों के साथ अगर तनु अम्ल H2SO4 को अभिक्रिया कराएंगे, इसको अभिक्रिया कराएंगे तो क्या करता है, मैग्नीशियम जो है सल्फेट से अभिक्रिया कर लेता है, कैल्शियम भी सल्फेट से अभिक्रिया कर लेता है। तो ये बन जाता है MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट और CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, और क्या बच जाता है, क्या बच जाता है, तो यह बच जाएगा क्या, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस जो है यह उत्सर्जित हो जाएगा। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए दो तरीके बताइए। यानी लोहा को जंग से बचाने के लिए कौन कौन से दो तरीके हैं, तो लोहे को जंग से बचाने के लिए दो तरीके निम्नलिखित है। क्या है, यसत लेपन और पेंटिंग द्वारा। यानी इस विधि में लोहे एवं इस्पात पर जिंक की पतली परत चढ़ा दी जाती है। जैसे साइकिल के हैंडल पर आप बताए ना कि जिंक की पतली परत चढ़ा दी जाती है, तो उसको कहेंगे यसत लेपन, जो विद्युत के माध्यम से जो है उस पर पतली जिंक की परत चढ़ा देते हैं जिससे लोहे की जंग नहीं लगेगा। दूसरा क्या कहते हैं कि पेंटिंग द्वारा। इस विधि में लोहे की वस्तु पर पेंट कर देते हैं ताकि इसकी सतह वायु और आर्द्रता से सीधे संपर्क न रहे और उस पर जंग नहीं लगेगा। तो पेंटिंग के द्वारा भी, पेंट लगाकर भी, ग्रीस लगाकर भी नहीं उसमें आया था चारों इनमें से सभी, तो इनमें से सभी हो सकता है। चलिए अगला देखते हैं क्या, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं कैसे ऑक्साइड बनाती है। ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं कैसे ऑक्साइड बनाती है, तो ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। कैसे बनाती है, अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। कारण बताइए, कारण बताइए। तो कारण क्या कहता है कि प्लेटिनम सोना चांदी का उपयोग भूषण बनाने के लिए किया जाता है। सोडियम पोटेशियम लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है। एल्युमिनियम अत्यंत क्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तनों में बनाने के लिए किया जाता है।
ठीक है। और उसके बाद जो है थोड़ा इधर कर लेते हैं, थोड़ा उधर छोटा हो गया था। अगला क्या कहता है कि निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एक सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। तो देखिए इसका एक आंसर क्या देंगे कि प्लेटिनम, सोना एवं चांदी। मौसम चेंज हो रहा है, थोड़ा सर्दी का असर है तो रुक गए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आपके लायक होगा तो, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो देखिए क्या कहता है कि प्लेटिनम, सोना और चांदी चमकदार धातुएं हैं, यानी इसमें चमक होती है, एवं संक्षारित भी नहीं होती है, जो चमकीली धातु होती है। इनका उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। बी कहता था कि सोडियम, पोटेशियम तथा लिथियम को तेल के अंदर क्यों डुबो कर रखा जाता है? तो क्योंकि सोडियम, पोटेशियम, लिथियम वायु में खुले छोड़ने से वह क्या करता है, अभिक्रिया करके आसानी से उसमें आग पकड़ लेती है, अतः इसी कारण इसको तेल के अंदर जो है डुबोकर संग्रहित करके रखा जाता है। अब कहता है सी कि एल्युमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन बनाने के लिए किया जाता है, क्यों, क्या कारण है? तो एल्युमिनियम को बर्तन आसानी से संक्षारित नहीं होते हैं, अतः यह ऊष्मा का सुचालक होता है, इसलिए आप खाना बनाते हैं तो ऊष्मा बर्तन के माध्यम से ऊष्मा जो है चला जाता है, जिससे आपको खाना पकने में आसानी होती है। अब डी था कि धातुओं को उनके ऑक्साइड से पृथक करना ज़्यादा आसान प्रक्रिया होता है। निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। ठीक, चलिए चारों ऑप्शन आपका हो गया आंसर। अब कहता है अगला क्वेश्चन क्या, कि अपने तांबे के मिलन बर्तन को नींबू तथा इमली से रस से साफ करते हैं, अवश्य देखा होगा। यह खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावित होते हैं? तो क्योंकि ये ज़्यादा अभिक्रिया कर लेता है उस पदार्थ के साथ अम्ल जो है। तो नींबू और इमली जैसे पदार्थ अम्ल होते हैं, यह अम्ल तांबे के अशुद्ध पदार्थ को साफ करने में प्रभावी होता है, इससे तांबे के बर्तनों को चमक बनी रहती है। तो उसको धो देते हैं खट्टे पदार्थ से, तो उसमें जितना गंदगी अशुद्धियाँ होता है उसको जो है बहुत ही तीव्र गति से जो है उसको साफ कर देता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या कहता है? अगला कहता है कि रासायनिक गुण के आधार पर धातु और अधातु का अंतर स्पष्ट करें। तो धातु के रासायनिक गुण अंतर क्या है? तो पहला लिखेंगे कि धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड बनाती है, धातुएं अपचायक होती है, धातुएं जल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं, यानी धातुएं जो है जल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं। चलिए धातुएं जो है अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाती है, ये भी आप लिख सकते हैं। अधातु का रासायनिक गुण क्या है? अधातुएं अम्ल या उदासीन ऑक्साइड बनाती है। अधातुएं जो है अम्ल से अभिक्रिया कर उदासीन ऑक्साइड बनाती है। अधातुएं जो है उपचायक होती है। क्या होती है? उपचायक होती है। अधातुएं जो है जल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती। अधातुएं जो है जल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती, यानी हाइड्रोजन को नहीं हटा पाती है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, उसमें कुछ है नहीं। गर्म जल को टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, परंतु इस्पात, लोहे की मिश्र धातु का नहीं, इसका कारण बताइए। तो इसका उत्तर देंगे कि कॉपर ऊष्मा का अच्छा सुचालक होता है और यह गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। इसके विपरीत आयरन गर्म जल के साथ अभिक्रिया कर लेता है, इसी कारण इसका उपयोग होता है। चलिए अगला देखिए क्या कहता है। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन आ गया कि धातु क्या है, अधातु क्या है, धातु किसे कहते हैं? तो देखिए धातुएं वे तत्व होती है जो इलेक्ट्रॉन खोकर धनात्मक आयन बनाती है तथा धातु वायतम कोश में सामान्यतः 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातुएं चमकीली होती है, ठोस होती है, धातुएं ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होती है, धातुएं आघातवर्धी होती है, धातुएं तन्य होती है, जिसे हम धातु कहते हैं। अधातु किसे कहते हैं? अधातु क्या है? अधातुएं वे तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉन लेकर ऋणात्मक आयन, यानी यह जो है धनात्मक आयन बनाती है और यह जो है ऋणात्मक आयन बनाती है। अधातुएं परमाणुओं के वायतम कोश में 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि इसमें कितना 1, 2 या 3 होते हैं। केवल हाइड्रोजन तथा हीलियम को छोड़कर के आधातु ठोस, द्रव्य, गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है। यह सामान्य ऊष्मा तथा विद्युत का कुचालक होती है, जो आघातवर्धी नहीं होती है और यह तन्य नहीं होती है, तो इसे कहते हैं अधातु। तो धातु अधातु आप देख लिए।
अब चलिए नोट कर लीजिए, कॉपी लेकर के नोट कर लीजिएगा। अब देखिए क्या कहता है कि खनिज क्या है। खनिज क्या है, तो खनिज पहले आपको बताएं कि खनिज पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले प्राकृतिक पदार्थ हैं जिसमें धातुओं के यौगिक पाए जाते हैं, जैसे मैग्नीज, बॉक्साइट। अयस्क क्या है, अयस्क वह खनिज होते हैं जिन्हें धातुओं का निष्कर्षण लाभप्रद होता है, जिनमें धातु की मात्रा अधिक हो। सभी अयस्क खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। सभी खनिज जो है अयस्क नहीं होते हैं। यह खनिज जो सस्ते से सस्ते विधि से किसी तत्व को प्राप्त करते हैं, वह तत्व का अयस्क कहलाता है। यानी खनिज से अयस्क की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन अयस्क से खनिज की प्राप्ति नहीं हो पाती है। देखिए अब यही कहता है कि गैंग क्या है, तो गैंग क्या है, तो गैंग देखिए गैंग किसे कहते हैं कि पृथ्वी से प्राप्त खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी अशुद्धियाँ लगी रहती है, तो उन अशुद्धियों को ही हम गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। धात्विक तथा धातु कर्म क्या है, धातु कर्म यानी जिस प्रक्रम द्वारा शुद्ध धातु की प्राप्ति होती है, तो उस विधि को हम कहते हैं धातु कर्म। जैसे कि अयस्क से धातुओं का निष्कर्षण करने तथा धातुओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु या धातु कर्म कहते हैं। यानी खनिज मिलता है ना, तो खनिज से अयस्क और अयस्क से धातु की प्राप्ति होती है, तो वैसी प्रक्रम को हम कहेंगे क्या, धातु कर्म। क्या कहेंगे, धातु कर्म। अब देखिए क्या कहता है कि निष्पादन क्या है। कार्बोनेट अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में अयस्क को गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करना निष्पादन कहलाता है। निष्पादन यानी कार्बोनेट अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, यानी वात्या भट्टी में देखिएगा ना, तो लोग गर्म रहता है ना, तो वहाँ पर वायु नहीं रहता है, तो उसमें जो है अयस्क को डाल करके एकदम तपाते हैं ना, तो कार्बोनेट अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, वहाँ पर हवा नहीं होना चाहिए, तो वैसी अवस्था में उस अयस्क को गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं, तो वैसी विधि को हम कहेंगे निष्पादन। एकदम चरचरा करके जो है उसमें से अशुद्धियाँ छोड़ने लगता है। अयस्क का समृद्धिकरण क्या है, अयस्कों में से अवांछनीय अशुद्धियों को दूर करने की प्रक्रिया को अयस्क का समृद्धिकरण या सांद्रण कहलाता है। यानी अयस्क का सांद्रण किसे कहते हैं, तो वैसे अयस्क जिसमें अशुद्धि को दूर करने की विधि अपनाते हैं, तो उस विधि को ही हम अयस्क का सांद्रण या समृद्धिकरण कहते हैं, या अयस्कों का शुद्धिकरण भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब उसके बाद आ गया भर्जन। भर्जन क्या है, तो सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करना भर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है, भर्जन कहलाता है। किसको, वायु की उपस्थिति में सल्फाइड अयस्क को गर्म करते हैं, तो उस विधि को हम कहते हैं भर्जन। चलिए अब कहता है 10, धातु का परिष्करण क्या है। धातु परिष्करण की कितनी विधियाँ होती हैं, तो अशुद्ध धातुओं को शुद्ध करने की विधि को ही धातु परिष्करण कहते हैं। धातु परिष्करण की 4 विधियाँ हैं। क्या है, परिसमापन, आसवन, विद्युत अपघट्य परिष्करण, जोन परिष्करण। तो इस तरह से जो है धातुओं का परिष्करण कहते हैं। धातु का संक्षारण, तो धातु का संक्षारण किसे कहते हैं, धातुओं का क्षय नष्ट होना ही धातु का संक्षारण कहलाता है। तो वही कहते हैं कि धातु का संक्षारण धातु के क्षय होने की धीमी प्रक्रिया, जो अपने आसपास उपस्थित वायु तथा नमी तथा प्रदूषक की क्रिया के कारण अपने ऊपर एक धात्विक ऑक्साइड की परत बना लेती है, जिसमें धातु धीरे धीरे क्षय होने लगती है। यह धातु का संक्षारण कहलाता है। जैसे लोहे में जंग लगना, यह धातु का संक्षारण का एक उदाहरण है। अगला कहता है कि रबड़ का वाल्वनीकरण क्या है, तो प्रकृत रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करने की क्रिया को रबड़ का वाल्वनीकरण कहते हैं। ऐसा उनके गुणों में सुधार करने के लिए किया जाता है। आघात बढ़ता तन्यता का क्या अभिप्राय है, तो ये आपको बताइए कि अभी क्वेश्चन आइबे किया था। चलिए इसके बाद देखते हैं मिश्र धातु। मिश्र धातु क्या है, मिश्र धातु यानी बहुत सारे धातु जो है इसमें मिला करके जो धातु की प्राप्ति होती है, उसे हम कहते हैं मिश्र धातु। मिश्र मतलब क्या, मिलावट, धातुओं की मिलावट। तो किसी धातु का अन्य धातु के साथ समंगी मिश्रणों को मिश्र धातु कहते हैं। यानी उसमें मिला करके जो धातुओं को, विभिन्न प्रकार के धातुओं को मिला करके एक प्रकार की धातु
की प्राप्ति होती है उसे हम कहते हैं मिश्र धातु। इन्हें पिघली अवस्था में रखकर भी प्राप्त किया जा सकता है। चलिए ये देख लिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि धातुओं को संरक्षण को रोकने की 2 विधि का उपाय बताइए। यानी धातु को क्षय होने से बचाने के लिए कौन कौन सा विधि है? तो वही था यशद लेपन और क्या कहते हैं पेंटिंग विधि। तो रोधी विधि द्वारा, उत्सर्ग विधि द्वारा वायु तथा धातु के बीच रोधी की परत लगाकर, यानी यशद लेपन द्वारा करके उसको जो है क्षय बचा सकते हैं। और पेंटिंग के द्वारा भी इस प्रक्रिया द्वारा जिंक की परत के द्वारा धातु का संरक्षण रोका जा सकता है। यशद लेपन, जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण, ये सब उसके जो है किसी धातु पर जस्ता लेपन की क्रिया को जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण कहते हैं। वही चीज़ है जो आपको पीछे बताएं। अब कहता है कि अयस्क को समृद्ध करने की विधियों को वर्णन कीजिए। यानी अयस्क को किस विधि द्वारा क्या करते हैं? समृद्ध करते हैं, शुद्ध करते हैं। कैसे धातु की प्राप्ति करते हैं अयस्क से? तो द्रव चालित धुलाई, यानी द्रव के द्वारा पानी से धुलाई करके पानी में डाल करके धो लेते हैं, तो उस तरह भी क्या होता है अयस्क की शुद्धि की प्राप्ति होती है, शुद्ध अयस्क मिलता है। जैसे कि गेहूं को आप पानी में डाल देते हैं तो रात भर वो क्या होता है फूल जाता है। फूलने के बाद जो है उसमें से जो अवांछित पदार्थ होते हैं वो गल जाते हैं और छान करके फेंक देते हैं। उसी तरह से धोकर भी अयस्क को समृद्धि यानी शुद्ध अयस्क की प्राप्ति की जाती है। फैन प्लावन विधि द्वारा भी किया जा सकता है। फैन प्लावन विधि द्वारा, तो देखिए फैन प्लावन विधि क्या है कि यह विधि विशेष रूप से कॉपर, जिंक, लेड सल्फाइड अयस्क को गैंग से पृथक करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। इस प्रक्रम में बारीक हुए अयस्क एक बड़े टैंक में जल के साथ मिश्रित करके कदम बना लेते हैं। तत्पश्चात उसमें चीड़ का तेल डालते हैं। तो इस संदर्भ में जब तीव्र गति से वायु का झोंका देते हैं, हवा को उसमें डालते हैं, प्रवाहित करते हैं, तो उसके फलस्वरूप हल्का फैन प्लावन जिसमें प्रमुखतः सल्फाइड अयस्क होते हैं ऊपर उठकर टैंक की ऊपरी सतह पर मलफेन के रूप में तैरता है। मलफेन के रूप में देखिए जैसे ये तैरता है ना, मलफेन के रूप में तैरता है, जिसे आप मलन करके सुखा लेते हैं। चूँकि अयस्क गैंग भरी होते हैं इसलिए जल में डुबोकर टैंक के तल पर जमा हो जाते हैं। तो यही है फैन प्लावन विधि। तो यही फैन प्लावन विधि है। तो इसमें डालते हैं ना, तो यह जो है झाग के साथ जो है अशुद्धि पदार्थों को लेकर ऊपर चला आता है, तो लेकर चले आता है और नीचे जो है शुद्ध अयस्क की प्राप्ति होती है। तो देखिए इसी टैंक के माध्यम से जो है हवा देते हैं, इसी टैंक के माध्यम से हवा देते हैं। तो हवा देंगे ना तो इसमें झाग उत्पन्न होगा, सल्फाइड अयस्क होगा ना तो वो झाग उत्पन्न होगा और जाकर ऊपर जो है झाग के साथ पूरे गैंग को, पूरे अशुद्धि पदार्थ को जो है ऊपर बैठा लेता है। तो यह फैन प्लावन विधि होता है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखना चाहते हैं अच्छे से तो पिछले वीडियो आप खोजिएगा, तो उसमें सारा जो है क्या बोलते हैं लोहे का निष्कर्षण, तांबे का निष्कर्षण, एल्युमिनियम का निष्कर्षण सारा चीज़ आपको दिए हुए हैं। तो उसमें जो है आपको मिलेगा और वीडियो के माध्यम से आपको देंगे कि ये तो आपको ऑडियो के माध्यम से दे रहे हैं कि आप जल्दी से क्वेश्चन को टेकअप कर लें। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर आपके लायक वीडियो या आपके लायक ये है एजुकेशन का प्लेटफार्म, तो आप जो है सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को दबाते हुए कमेंट करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स।